ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने बता दी कि जब तक हमको टाइप ऑफ क्रॉप्स नहीं पता है, एग्जाम के अंदर आने जाने वाले जो क्वेश्चंस है उसमें कंफ्यूजन सबसे इजीली होगा। तो पहले हमें पता हो कि हमारी क्रॉप्स कितने टाइप की है। तो एक टाइप जो है हमारा क्लासिफिकेशन, वो अपन बात कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज। हमने वो बात करी है हमारे क्रॉप्स के स्टार्टिंग में, करी है ना, कि रबी की फसलें कौन सी है, खरीफ की कौन सी है, अनाज वाली फसलें कौन सी होती हैं, दलहनी कौन सी, तिलहनी कौन सी, ये सारी बात कर चुके हैं, ये तो आप जानते हो। ठीक है, वो क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ये दूसरा जो क्लासिफिकेशन आज अपन पढ़ रहे हैं, ये आपका पूरा क्रॉप क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें बेटा कि इंटरक्रॉप्स जो है उसके अंदर हमारे पास मेनली दो टाइप की क्रॉप्स होती है। ठीक है, अंतःसस्य फसलों में एक जो हमारे पास है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, मेन क्रॉप कहते हैं। क्या कहेंगे, मेन क्रॉप, जिसको अपन क्या कहेंगे, मुख्य फसल। क्या कहेंगे बेटा, इसको मुख्य फसल कहेंगे। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास फसल होती है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी क्रॉप, या फिर इसको हम कहते हैं गौण फसल। क्या कहते हैं, गौण फसल कहते हैं। ठीक है, चलो ये आपके न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है। न्यूट्रिएंट में भी हम यही कहते हैं ना, मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व, यही बात करी थी। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व फिर दो टाइप के आ गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, और गौण पोषक तत्व है वो 8 है हमारे, सेकेंडरी जो अपने न्यूट्रिएंट से, वो यही बात करी है हमने वहाँ पे, ये तो पता है। सेम वही चीज यहाँ पर है। चलो न्यूट्रिएंट से ही बात कर ले उसकी, तो इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी दी, प्राथमिक पोषक तत्व की, मुख्य पोषक तत्व की। तो यहाँ पर जब हम क्रॉप्स को वैसे डिवाइड कर रहे हैं तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो किसकी होगी, मुख्य पोषक तत्व की होगी, ओ सॉरी मुख्य फसल की होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, अधिक आर्थिक लाभ की फसल है। किसकी है बेटा, अधिक आर्थिक लाभ वाली जो फसल है, या हम कह सकते हैं जो हमारी महंगी फसल है। ठीक है, वो कौन सी है बेटा, मुख्य फसल है। ठीक है, एग्जाम्पल छोटा सा अपने पास है, जैसे शुगर केन और सनहेम। शुगर केन क्या होगा बेटा, गन्ना, सनहेम क्या है हमारे पास, सनई। चलो गन्ने का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आप कहेंगे पहले शक्कर बना लो। ठीक है, कहाँ पर करेंगे बेटा, शक्कर बनाने में, या शराब बनाने में भी उपयोग करते हैं, या फिर इसके अलावा हम बात करें तो गुड़ बनाने में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, कई जगह जो है वो जो हमारी दवाइयाँ हैं उसके अंदर भी यूज होता है, या फिर हम कहें तो ईंधन बनाने में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब सनई की बात करें बेटा, तो सनई का क्या उपयोग है, बिल्कुल सही, किसके लिए, हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा सनहेम के जो बीज होते हैं उसमें से हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, वो कर रहे हैं। और इसके अलावा एक कोई रसायन भी इसके अंदर मिलता है, सोनेसाइड। ठीक है, तो वो हमारे पास है। अब इनमें से दोनों में से बताओ आर्थिक ज्यादा महत्व किसका है, गन्ने का। ठीक है, दूसरा आप मार्केट में बेचने जाओ तो गन्ना और सनई दोनों में से महंगा कौन बिकेगा, गन्ना बिकेगा। तो ऐसी फसल जो ज्यादा आर्थिक लाभ की है, जिससे ज्यादा पैसे हमें मिलेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, हमारी मुख्य फसल कहेंगे। समझ में आ गई बात। आप जब भी इंटरक्रॉप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि मुख्य फसल कौन सी होगी और हमारी गौण फसल कौन सी होगी। ठीक है, गौण फसल की बात कर ले बेटा, सब्सिडरी क्रॉप की, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कम आर्थिक महत्व की फसल जो है वो होती है, या हम कहें कि ये थोड़ी सस्ती होती है। ठीक है, जिसके ज्यादा दाम जो है वो अपन को नहीं मिलते। एग्जाम्पल क्या है बेटा, कॉटन और टोमेटो। ठीक है, कॉटन जो है कपास, ठीक है, मार्केट में बेचने जाओ 2 किलो कपास और 2 किलो टमाटर, ज्यादा महंगा क्या बिकेगा, कपास बिकेगी।
कारण क्या है कि उससे कपड़े बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपोर्ट होता है। पर टमाटर जो है वो सिर्फ खाने में उपयोग हो रहा है, ठीक है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको कपास खरीदना है तो आपको पर्टिकुलर किसी जगह पर जाना पड़ेगा। टमाटर आप चले तो सड़क के किनारे पर भी आपको बेचने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सस्ता कौन है इसमें से? टमाटर। तो ये हमारी क्या हुई? गौण फसल। और जो महंगी फसल है कॉटन, वो क्या हुई? मुख्य फसल हुई। समझ में आई बात? चलो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों हमने खेत में लगा रखे हैं, मैं कौन सी फसल को बर्बाद होने दूंगा? गौण फसल। ऐसा तो नहीं कि कॉटन को होने दो, कोई बात नहीं, टमाटर बेच के खा लेंगे कुछ, है ना, ऐसा नहीं। तो दोनों फसल इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक ही फसल इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो हमें ध्यान रखना है। कौन सी बेटा? मुख्य फसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गौण फसल जो है वो कम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हम किसकी देंगे? गौण फसल की देंगे, ठीक है, मुख्य फसल की कुर्बानी नहीं देंगे। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ जा रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारे अभी नए नए दोस्त बने हैं और एक तुम्हारा बचपन का जिगरी दोस्त मिल गया, तुम किसके साथ जाओगे? जिगरी दोस्त के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बचपन से हमारे साथ है, तो वो हमारे लिए मुख्य फसल हो गई। अब ये बाकी जो भी हमारे साथ चल रहे थे वो हमारे लिए गौण फसल है, ठीक है, उनके साथ हम नहीं जाएंगे। ओके, चलो लिख लिया क्या? नहीं लिखा? लिख लिया। चले आगे। चलो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स है। तो इसके आधार पर बेटा एक हमारे पास कौन सी है? पैरेलल क्रॉपिंग। कौन सी क्रॉप्स है? आप पैरेलल क्रॉपिंग भी कह सकते हो और पैरेलल क्रॉप्स भी कह सकते हो, दोनों चीज सही है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? समानांतर। क्या मतलब है? समानांतर। तो हम कहेंगे ये कौन सी फसलें बेटा? समानांतर फसलें, ठीक है। चलो समानांतर का मतलब क्या होता है? जिसमें समान अंतर हो, ठीक है। हम कहेंगे कि ये दो लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को हम क्या समानांतर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्या ये दोनों लाइनें कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। मैथ्स कहता है क्या पता इन्फिनिटी पे जाके मिल जाए, तो उनको ये नहीं पता इन्फिनिटी है कहाँ, तो ये भी नहीं कह रहे, वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि ये कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? हमेशा सेम है। ओके, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी ध्यान से सुनना। हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स एट ए सेम प्लेस एट अ सेम टाइम। मतलब एक ही खेत में एक ही जगह पर एक ही समय पर हमें दो या दो से ज्यादा फसलें लगानी है, पर ऐसे लगानी है कि उनके बीच में जीरो कंपटीशन हो। कितना कंपटीशन हो? जीरो कंपटीशन हो। उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर फसलें कहेंगे, ठीक है। ये इतनी सी लाइन याद रखना, एज इट इज लाइन एग्जाम में आती है। वह फसलें जिनके मध्य जो प्रतिस्पर्धा है वो शून्य हो उसे कहा जाएगा। तो क्या कहेंगे? समानांतर फसलें। इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूज होगा, इसलिए पहले इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। हमने क्या कहा बेटा? समानांतर फसलें क्या है? दो या अधिक फसलें जिनको एक ही समय पर एक ही स्थान पर लगाया जा रहा है, ठीक है, जिनके बीच प्रतिस्पर्धा कैसी हो बेटा? शून्य हो, ठीक है। उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो। अब हमने अभी जो प्रिंसिपल्स पढ़े उसी के अंदर हमने बात करी कि कंपटीशन कितनी चीजों के लिए हो सकता है, बात करी ना, 5 चीजों के लिए। अब उस कंपटीशन को जीरो कर दो, बस आपका जो आंसर है वो क्रॉप का आ जाएगा। अगर आपको गलती से पूछ लिया निम्न में से समानांतर फसलों का उदाहरण है, तो आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। इसीलिए हमने वो 5 चीजें जो थी वो वापस डिस्कस करी थी, ठीक है। चलिए सेकंड, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो भी फसलें हैं उनका एक दूसरे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए एक खास चीज और आती है कि मान लिया हमने बुआई एक समय पर कर दी, लेकिन क्या कटाई एक समय पर होनी चाहिए? अगर एक ही समय पर कटाई है तो कंपटीशन आ गया ना फिर वापस कि कौन सी फसल काटे, ये फसल या ये फसल, ठीक है। तो उनका जो हार्वेस्टिंग टाइम है या फिर हम कह सकते हैं कटाई का समय जो है वो
अलग होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो कटाई का समय हुआ। इसके अलावा हम बात करें उनकी जल मांग, क्या उनकी जल मांग सेम होनी चाहिए? क्या सेम होनी चाहिए? अगर जल मांग सेम हो गई तो कंपटीशन होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं तो उनके अंदर जो पोषक तत्व की मांग जो है वो सेम होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए? पोषक तत्व की मांग अलग होनी चाहिए, लगानी तो एक ही जमीन में है। ठीक है, पोषक तत्व की मांग जो है वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर याद क्या रखना है? उसका जो समय है वो क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? समय अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है कि एक ऐसी फसल है जिसको नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है 30 दिन के बाद। ठीक है, और उसके साथ हमने ऐसी फसल लगाई जिसको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए 50 दिन बाद। क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या है ना? पोषक तत्व अलग अलग चाहिए क्या? उनको नहीं चाहिए, दोनों को नाइट्रोजन चाहिए। दोनों को 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए, पर दोनों का समय क्या हो गया बेटा? अलग अलग हो गया। क्या कंपटीशन रहा? क्या नहीं रहा? समझ में आ गई बात? ये हमारे लिए जो है यहाँ पर काम करता है। जैसे मक्का और उड़द की बात कर ले तो जब उड़द को नाइट्रोजन चाहिए होती है तो वो हमने स्टार्टर डोज के रूप में दे दी, देते ना स्टार्टर डोज, तो अपन ने उड़द को दे दिया। अब उड़द क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, और 1 महीने के बाद जब मक्का जो है वो घुटने तक आ जाती है तब यूरिया दिया जाता है। पता हो तो जानते हो? तो उसके नाइट्रोजन की मांग कब आ रही है? 1 महीने बाद आ रही है। उस टाइम तक तो उड़द जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाएगा, तो वो किसको मिल जाएगा? मक्का को। क्या कंपटीशन हुआ? क्या नहीं हुआ? तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए, लेकिन समय क्या होना चाहिए बेटा? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बेटा उनकी जो ऊंचाई है। ठीक है, उनकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए? ठीक है, ऊंचाई अलग होनी चाहिए, जिससे क्या हो? सनलाइट का कोई भी इफेक्ट ना हो, सनलाइट जो है बराबर मिल जाए। फिर हम बात करें जड़ गहराई। ठीक है, तो जड़ गहराई जो है वो भी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ये सब चीजें अगर होगी तो हमारी क्रॉप जो है उनके बीच में कंपटीशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी क्रॉप्स जो है वो अपन अगर पता लगा लेते हैं तो हमारा काम ही कंप्लीट हो गया। एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया ऐसी फसलें बताओ जिसको पैरेलल क्रॉप्स कह सकते हो, तो आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन जो है उसके ऊपर लिखेंगे। एक बार पहले इसको लिख लें। चलो जल्दी लिखो। क्या वो मन नहीं लग रहा है? क्या तेरा मन नहीं लग रहा? क्या क्या हो गया इसको? टॉपिक नहीं समझ में आ रहा? क्या दिक्कत आ रही? बोल बेटा। कहाँ से नहीं आया समझ में? तो इसके लिए तो बोलो ना बेटा, इसके लिए तो तुम फ्री हो कि अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। हाँ, और कहाँ से करेगा बेटा? कौन बताएगा तेरे को? तेरा शुभ चिंतक कोई नहीं है, ये सब राक्षस ही है। ये तो चाहते हैं कि तू नहीं पढ़े ताकि इनका सिलेक्शन हो, है ना? तो इसलिए पढ़ना तेरे को ही पड़ेगा। ये मत सोचना तेरे को ये समझा देंगे, कुछ नहीं समझाएंगे। क्यों समझाते हो क्या तुम आपस में एक दूसरे को? कोई टॉपिक समझाते हो क्या? ईमानदारी से बताना, नहीं समझा देना। मैं जानता हूं ना तुमको। इसलिए जहां पर नहीं समझ में आए, अच्छा हो गई बात है, अब सुन लो। इसलिए जहां पर नहीं समझ में आए बेटा क्लास में पूछ लिया करो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ना तो मेरे सींग है ना बड़े बड़े दांत है। ठीक है, मैं तुम्हें खाऊंगा भी नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो उसी टाइम पूछ लो। ठीक है, समझ में आ गई बात?
कहाँ गया ये, फिर वापस खो गया। तुझे ही देख रहा हूँ मैं। क्या नाम है तेरा? इतना अच्छा नाम है तेरा, काम इतने बुरे क्यों है फिर? अब समझ में आया तुझे, समझ में क्यों नहीं आ रहा था? मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है। हम बैठे तो यहाँ है लेकिन हमारी रूह कहीं और है ना? चल हाँ तो पढ़ ले पहले, समझ में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, अगली कौन सी फसलें हैं? कंपेनियन फसलें। कौन सी फसलें? कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब क्या होता है बेटा? सहचर। क्या मतलब होता है? सहचर फसलें। ठीक है, सहचर का मतलब क्या होता है? जो साथ में चरती हैं। गाय भैंसों की बात नहीं कर रहे और तुम्हारी भी बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? फसलों की बात कर रहे हैं। एक साथ चरती है का मतलब जो एक ही जगह पर एक साथ रहती हैं, ऐसी फसलों को क्या कहेंगे? सहचर फसलें कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पर इसका जो मतलब है वो अच्छे से समझ लें। सहचर फसलें क्या होती हैं? ठीक है, कि ऐसी फसलें जिनकी उपज जो है, कौन सी उपज बेटा? मिश्रित उपज। कौन सी उपज? मिश्रित उपज एकल फसल की उपज के समान हो। ठीक है, अब ये नहीं समझ में आया होगा, आ गया समझ में? क्या मतलब है इसका बताओ? चलो यहां समझ लो। ठीक है, हमने यहां पर 3 प्लॉट बनाए हैं। कितने प्लॉट बनाए बेटा? 3 प्लॉट। ठीक है, एक प्लॉट में हमने यहां से देख ले कौन सी फसल लगाई बेटा? मक्का लगाई। कौन सी लगाई? मक्का। दूसरे प्लॉट में हमने क्या लगाया? उड़द लगाया। क्या लगाया? उड़द। और यहां पर हमने क्या लगाया? मक्का प्लस उड़द लगाया। क्या लगाया? समझ में आ गई बात? अब इसको अच्छे से सुन लो। हमने यहां पर मक्का की 100 कतारें लगाई। कितनी कतारें? 100 कतारें, 100 लाइनें लगाई इस एक प्लॉट में। तीनों जो है वो 1 हेक्टेयर के हैं। कितने हेक्टेयर के बेटा? 1 हेक्टेयर के प्लॉट है। यहां पर 100 कतारें लगाई। यहां उड़द की बात करें तो यहां पर भी उड़द की भी कितनी थी बेटा? 100 कतारें थी। कितनी थी? 100 कतारें। ठीक है, अब इस प्लॉट में हमने दोनों को एक साथ लगाया तो हमने क्या करा? 50 तो मक्का की लगा दी और 50 जो है वो उड़द की लगा दी। ठीक है, जब हमने 100 कतारें मक्का की 1 हेक्टेयर में लगाई तो हमें उपज प्राप्त होती है बेटा कितनी? 10 क्विंटल। कितनी? 10 क्विंटल। उड़द की जब लगाई तो हमें प्राप्त होती है कितनी? 6 क्विंटल। कितनी होती है? 6 क्विंटल। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर मक्का और उड़द को दोनों को आपने 50-50 लगाया, जस्ट हाफ कर दिया, तो हम कह सकते हैं 0.5 हेक्टेयर में ये, 0.5 हेक्टेयर में ये। ठीक है, मक्का की जो उपज प्राप्त हुई वो कितनी हुई बेटा? 5 क्विंटल। कितनी हुई? 5 क्विंटल। और जो उड़द की प्राप्त हुई वो कितनी हुई? 3 क्विंटल हुई। कितनी हुई? 3 क्विंटल। ठीक है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारे सहचर फसलें। क्या कहते हैं? सहचर फसलें। विनोद, ठीक है, समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में जब 10 क्विंटल है तो आधे हेक्टेयर में 5 क्विंटल है। क्या उपज कम हुई या उतनी ही रही? कम हुई, उतनी ही है। जब 1 हेक्टेयर में 10 है तो 0.5 में 5 क्विंटल है। क्या दिक्कत है? सेम ही तो है ना? इधर उड़द की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 6 क्विंटल था, इधर आधे हेक्टेयर में 3 क्विंटल है। क्या उपज में कमी हुई? क्या नहीं, हमने जितना एरिया लिया उसके हिसाब से तो बराबर है। ठीक है, आप अगर इसको 1 हेक्टेयर मान लोगे, इंटू 2 कर दोगे तो उपज भी डबल हो गई। वही आंसर इधर है और इधर भी डबल हो गई, ये आंसर इधर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर मक्का को उड़द के साथ लगाया जाए बराबर मात्रा में तो उसकी उपज पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही तो सहचर फसलें हैं कि जब हम उन फसलों को
मिश्रित रूप में लगाते हैं तो उनकी जो उपज मिलती है, यील्ड मिलती है, वो एकल फसल की उपज के समान होती है। मतलब दोनों को जब आपने एक साथ लगाया तब उनकी जो यील्ड है वो उनकी एकल फसल के बिल्कुल बराबर है। यही बात करी हमने। इसको क्या कहते हैं? सहचर फसलें। क्या कहते हैं? सहचर फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स। इसके लिए खास चीज क्या है बेटा कि इनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। और दूसरा, अगर ये भी तो हो सकता है ना कि उपज बढ़ भी सकती हो सकता है ना, हो सकता है उपज बढ़ भी जाए, इसका कोई अच्छा इफेक्ट पड़ रहा हो इस पे और इससे उपज बढ़ जाए, हो सकता है। तो ना तो बढ़ी और ना ही कम हुई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा वो क्या याद रखना है कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धा तो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। एवं फसलों का एक दूसरे पर बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अब यहां से दोनों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कैसे? आपने जो अभी पैरेलल क्रॉप्स पढ़ी वो देखना जरा एक बार। उसमें लिखा हमने कि उसके अंदर प्रतिस्पर्धा शून्य होगी, लिखा नहीं लिखा? यहां पे भी तो लिख रहे हैं प्रतिस्पर्धा शून्य होगी। तो फिर कैसे पता लगाएंगे सर? उपज से। अगर उपज की बात की गई हो तो आप क्या करोगे? सहचर फसलें। और जब उपज की बात नहीं करेगा, केवल और केवल कंपटीशन की बात करेगा, तब क्या करेंगे? हमारे पैरेलल क्रॉप्स या समानांतर फसलें। समझ आ गई बात? ये इतना सा पॉइंट है, इतना छोटा सा जरा सा पॉइंट, ठीक है, लेकिन ये पूरी दुनिया पलट देता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? उपज का। ठीक है, और उपज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। ये पॉइंट याद रखना। अगर अकेला कंपटीशन है तो हमारी समानांतर फसलें, और कंपटीशन के साथ अगर उपज की बात कर दी कि उपज में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, तब क्या करोगे? सहचर फसलें। इसका जो आंसर है, इसका जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या है? मेज प्लस ब्लैक ग्राम। कितने के रेशो में? 1:1 जो है वो हमारे पास इसका रेशो जो है वो होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो आगे चले। एक स्लाइड पीछे ये रही। सर ये मतलब कपास, गन्ना और गेहूं में सर दोनों एक ही फैमिली है? हाँ है, लेकिन इनके अंदर जो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे वो कंप्लीट हो रही है ना? एक ही हमारी फैमिली की नहीं हो, वो बात बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि कटाई का समय अलग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल को लेना शुगर केन और वीट ये इन अप्रोप्रिएट है एक तरह से, क्योंकि एक ही फैमिली के आ गए, बट यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए अपन ने एग्जाम्पल में लिया है सिर्फ उसको, है ना? चलो लिख लिया, अब तो जल्दी से लिख लो। समझ में तो आ गया ये? ठीक, आगे चले। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगली हमारी जो फसलें हैं वो कौन सी है? गार्ड क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स है? गार्ड क्रॉप्स। ठीक है, गार्ड जो है उसको हम क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रक्षक फसलें। ठीक है, बैंक के बाहर देखा होगा, एक तरह से चौकीदार कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं वो उनका नाम जो है वही उनका काम है। ठीक है, गार्ड क्रॉप्स है तो ये क्या करेगी बेटा? रक्षा करेगी। क्या करेगी? रक्षा करेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो मुख्य फसल है, कौन सी फसल? मुख्य फसल।
उस मुख्य फसल को एक तो बचाती है तेज हवा से, किससे? तेज हवा से। दूसरा हम कह सकते हैं पाले से बचाती है, किससे बचाती है? पाले से। और उसके साथ हम बात कर सकते हैं जीव जंतुओं से बचाती है, किससे? जीव जंतुओं से बचाव करती है। ओके, उसे क्या कहा जाएगा? रक्षक फसलें कहा जाएगा। ठीक है, रक्षक का मतलब भी पता है ना, जो प्रोटेक्ट करता हो हमें, बॉडीगार्ड एक तरह से। ठीक है, तो हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आएगी तो पहले उसका सामना कौन करेगा? वो हमारे लिए एक ढाल बनकर हमारे साथ चलेगा। वही चीज जो है वो हम फसलों में यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इंसेक्ट और डिजीज मत लेकर आना। ठीक है, उसको फंदा फसल कहते हैं, इसीलिए ये चीज समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? वो एग्जाम्पल देखना बेटा, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं गन्ने के साथ, ठीक है, किसको लगाते हैं बेटा? सनई को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? सनई को लगाते हैं। ठीक है, सनई जो है वो आपने देखे हुआ है कि कभी? हाइट देखी कितनी होती है उसकी? कितनी? लगभग 1 मीटर। कितना होता है? लगभग जो है वो 10 से 12 फीट के आसपास भी उसकी हाइट जा सकती है। ठीक है, काफी बड़ी हाइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे शुगर केन का खेत है, ठीक है, गन्ने का खेत है, तो हम क्या करते हैं कि गन्ने के खेत की चारों तरफ इस तरह से हम सनई की लगभग 4 से 5 कतारें लगा देते हैं। कितनी कतारें लगाते हैं? 4 से 5 कतारें जो है वो सनई की हमने लगा दी। अब इसकी हाइट जो है वो गन्ने से भी ज्यादा हो जाती है। तो इससे फायदा क्या होगा बेटा कि जब कभी तेज हवा चलेगी तो पहले सनई जो है उस पर असर पड़ेगा, और सनई जो है वो बड़ी अच्छी फसल है। इसका जो तना है वो जल्दी टूटता भी नहीं। ठीक है, आप उसको मोड़ दो मुड़ जाएगा पर टूटेगा नहीं। तो ये तेज हवा को क्या कर लेता है? सहन कर लेता है, और अंदर जो गन्ने की फसल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? ठीक है, वरना गन्ना अगर परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो उसका स्टेम जो है वो कैसा हो जाता है? एक तरह से हम उसको कहते हैं ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है। मतलब आपने ज्यादा जोर से उसको धक्का दे रहे, टूट जाएगा। ये होता है। पका हुआ गन्ना है, आप उसको तोड़ सकते हो आराम से, है ना, लेकिन कच्चा गन्ना टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। तो उस टाइम पर इसको बचाने के लिए तेज हवा से हम क्या करते हैं, सनैप की इस तरह से चारों तरफ जो है एक बाउंड्री जो है वो बना देते हैं। 4 से 5 या उससे ज्यादा भी कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, दूसरा हम बात कर सकते हैं बेटा मेज अराउंड सोयाबीन। मतलब सोयाबीन का खेत है, उसके चारों तरफ हम इस तरह से क्या लगा देंगे, यहाँ पर मक्का लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? वो किससे हेल्प करेगा? गर्डल बीटल से। तो वो तो फिर हमारी ट्रैप क्रॉप आ गई ना, फंदा फसल हो गई। वो तो किससे हेल्प रक्षा करेगा ये बताओ मुझे? हवा से। सोयाबीन वैसे ही छोटी है, मक्का बड़ी है, हवा से नहीं करता। किससे करता है? जीव जंतुओं से बचाव करता है। जीव जंतु का मतलब यहाँ पर इंसेक्ट नहीं है बेटा। जीव जंतु का मतलब क्या है? वही जो तुम सोच रहे हो, नीलगाय, ठीक है, रोजड़े, ठीक है, रोजडे नहीं, रोजडे निकल गया, ये रोजड़े है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि मक्का जो है वो अंदर जो है हमारे पशु जो है उनको जाने से एक तरह से रोक देती है। क्योंकि सोयाबीन परिपक्व अगर हो गई और उसकी जो पॉट से उसके पास से निकल गया तो सारी गिर जाती है। ठीक है, उससे बचाव करती है। तो इस तरह से अगर कोई बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बचाव करेगा एक फसल दूसरी फसल का, तो उसको हम क्या कहेंगे? रक्षक फसलें। अब यहाँ पर एग्जामिनर गुमराह कैसे करता है बेटा? वो क्या लिखता है? सनई के चारों ओर गन्ने की फसल किसका एग्जाम्पल है? या पूछ लेगा रक्षक फसल का उदाहरण है और आपको दे देगा सनई के चारों ओर गन्ने की फसल। तो आंसर सही है क्या? नहीं है, क्योंकि हमारी मुख्य फसल और गौण फसल हमको याद रखनी है। ठीक है, मेन क्रॉप पता होनी चाहिए कि मेन क्रॉप कौन सी है? गन्ना है। यहाँ पर मेन क्रॉप कौन सी है? कौन सी है? सोयाबीन है, मक्का नहीं है। ठीक है, सोयाबीन का भाव जो है वो 80-90 रुपए किलो है और मक्का का 20 रुपए किलो है लगभग। ठीक है, तो मेन क्रॉप कौन है? सोयाबीन है। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अगली हमारी फसल कौन सी है? ट्रैप क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? ट्रैप क्रॉप, जिसे हम क्या कहते हैं? फंदा फसल। क्या कहते हैं बेटा? फंदा फसल।
फंदा बनाया तुमने कभी? चिड़िया पकड़ी बचपन में? नहीं पकड़ी? पकड़ी है। कैसे? टोकरी के पास लकड़ी लगा देते हैं और फिर अंदर दाना डाल दिया, जैसे ही चिड़िया आती है हम और वो अंदर बंद हो जाती है ना। तो आपने उसे क्या किया बेटा? बेवकूफ बनाया। क्या किया? आपने उसे लालच दिया। क्या दिया? और लालच की जो है वो क्या है? बुरी बला है, सभी जानते हैं। फिर भी हम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग करके आते हैं, है ना। जानते सब हो ना कि लालच बुरी बला है, पर फिर भी हम लालच करते जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो ये लालच कब छोड़ोगे बेटा? एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में मत छोड़ना। ठीक है, एग्जाम से पहले इस लालच को छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि ये वही लालच है जिसकी वजह से तुम्हारे 5-10 एक्स्ट्रा यूं ही गलत हो जाते हैं। और आप ये सोचते हो कि इन 5-10 क्वेश्चन से क्या होगा, गलत होंगे तो हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कम से कम 5 तो सही होंगे। और हमारी गणित देखो, 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर 5 सही हो गए तो 20 नंबर, और 5 गलत हो गए, इसमें से 5 और गलत भी तो होंगे ना, अपन तो आधा मान के चल रहे हैं। 5 गलत हुए तो कितने हुए? 5 नंबर। कितने? 15 नंबर तो फिर भी आ जाएंगे यार, है ना। यही सोचते हैं ना। लेकिन तुम ये नहीं जान रहे हो कि तुम उस समय पर 5 नंबर नहीं 25 नंबर गवा चुके हो, और तुम खुद को 30 मार खा समझते हो कि हमने 15 नंबर ले लिए। तुम 25 नंबर पीछे चले गए हो। कितने नंबर? 25 नंबर। तुमने जो टोटल कमाया है ना, उसमें वो -10 कमाया है। कितना कमाया? -10। क्योंकि के 5 नंबर ही तो जोड़े आपने। उन क्वेश्चंस के जो एक्चुअल नंबर थे 4 नंबर, वो तो जोड़े ही नहीं। वो कौन जोड़ेगा? वो भी तो जोड़ने पड़ेंगे, है ना। वो भी तो नुकसान हो रहा है। तो आपके 25 नंबर का नुकसान हुआ है। ठीक है, 15 नंबर की खुशी मनाने से अच्छा वो 25 नंबर क्यों चले गए वो देखना जरूरी है। ठीक है, आप करते ही ये चीज़ ठीक है। ठीक है, ये एक तरह से बहुत अच्छा अपने लिए एक स्ट्रेटजी है कि अपन 10 क्वेश्चन करें, 5 सही 5 गलत, अपने उसमें से 5 नंबर तो आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से कई बार जो है, ज़्यादातर कुछ होते हैं जो किस्मत वाले होते होंगे, या फिर उनके ग्रह नक्षत्र बड़े अच्छे होते हैं, इक्का दुक्का कोई जिनके वो तुक्के सही लग जाते हैं और वो 5 की जगह 6-7 सही हो जाते हैं। बाकी ज़्यादातर मेरी तरह होते हैं, इनकी किस्मत ही रोलर के नीचे आ चुकी है, फूटी नहीं है, रोलर के नीचे आ गई, तो उनका कुछ नहीं होता। वो 10 करके आते हैं, उसमें से 1 सही होता है, बाकी 9 गलत। यही होता है ना। तुम अगर 10 क्वेश्चन तुक्के मार के आते हो सही समझ के कि यार इसका आंसर ही होगा, इसका ये हो सकता है, 10 क्वेश्चन करता हूँ, तुम्हारे सही कितने होते हैं ये बताओ? 2-3 बस। उसमें तुम्हारा नुकसान है बेटा, उसमें फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये लालच जो है वो छोड़ देना, ये बहुत बुरी चीज़ है। और अभी तो फिर भी तुम कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ाम में कम नंबर आने पर या ज़्यादा नंबर आने पर तुमसे कोई कुछ छीन नहीं रहा है ना। कोई कुछ नहीं ले रहा चेतन, कोई तुमसे कुछ भी नहीं ले रहा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे एग्ज़ाम में अगर कम नंबर आए तो मैं तुमसे तुम्हारा तकिया ले जाऊंगा, सोने नहीं दूंगा तुमको, बिस्तर उठा के ले जाऊंगा, कैसे सोओगे तुम? ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत बड़ा डर है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। डर है कि नहीं है? उस समय पर हमारी जो बुद्धि है ना वो 10 गुना ज़्यादा काम करती है, और जो हम वहाँ पर 5 नेगेटिव करके आ रहे हैं ना, तो वो 5 की जगह 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और यही कारण होता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर उनके नेगेटिव मार्किंग जो देखनी है ना, सच में वो एग्ज़ाम में देखा करो। कोई नहीं बताता मैं एग्ज़ाम में कितनी नेगेटिव मार्किंग करके आया हूँ, मैंने देखा है 40-50 ये नेगेटिव मार्किंग है 100 में से। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसमें से 40 नेगेटिव है। कर लो, क्या कर लोगे तुम? कहाँ से सिलेक्शन होगा? जबकि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आकर उससे वो क्वेश्चन पूछो, वो आपको सही आंसर बता देगा, है ना। ये चीज़ है। तो ये नेगेटिव मार्किंग जो है उसका कारण जो है वो आपका ये लालच है कि मैं 2 क्वेश्चन सही कर लूँ, 3 क्वेश्चन सही कर लूँ, बस मेरा
बहुत मुश्किल है। जितना आ रहा है उतना करो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करो। नेगेटिव करना भी है तो करो, पर उस कॉन्फिडेंस से करो कि मेरा ये सही है। डरते डरते, हाथ कांपते कांपते नहीं होना चाहिए, अरे हाँ ये वाला है, नहीं ये और फिर टिक कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। करना तो कॉन्फिडेंस से करो, हाँ किया तो मैंने किया गलत, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करूँगा मैं गलत इसको, बस वो कॉन्फिडेंस के साथ करो। होता है ना ऐसा, कई तो ऐसे होते हैं थोड़ी देर बैठे हुए हैं, उसके बाद मन ही नहीं लग रहा क्या करें, तो हाँ चलो इसका आंसर क्या होगा, फिर वो घड़ी में टाइम देखते हैं कि हाँ यार टाइम अभी आधा घंटा और बचा हुआ है, यार आधे घंटे तक क्या करूँगा, फिर मन ही नहीं लगता। फिर उसके बाद एक वो बचपन में नहीं खेलते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड, खेलते थे ना, हाँ तो वो ऐसे करते हैं वो उसमें चारों में, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड 80-90 पूरे 100, जहाँ पे आ गया वहाँ जय माता दी, ठीक है। तो ये हरकतें नहीं करनी है। चलो फंदे में क्या करा बेटा, हमने उसको बेवकूफ़ बनाया। क्या करा, किसको बनाया बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसी फसलें जो किससे बचाव करती है बेटा, कीट, या सीधा ही कह सकते हैं कीटों को आकर्षित करती है। क्या करती है, कीटों को आकर्षित कर किसको बचा लेती है, वो मुख्य फसल को बचा लेती है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, हमारी फंदा फसल कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, आपने देखा है ये फूल किसके हैं, दिख रहे हैं क्या कुछ, गेंदा, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, वेरी गुड, टैगेटस इरेक्टस, ठीक है। गेंदा जो है बेटा, इसके लिए याद रखना कलर कैसा है इसका, बड़ा अच्छा सा कलर है, ब्राइट कलर होता है, ऑरेंजिश या फिर येलोइश, बड़ा अच्छा ब्राइट कलर है। तो जो मोयला होता है ना सरसों का, वो क्या करता है, इसको सबसे पहले टारगेट बनाता है कि मुझे अच्छा कलर दिख रहा है तो ये उस पर चला जाएगा। और इसके बीच में हमने क्या लगाई बेटा, गोभी लगाई। क्या लगाई, गोभी, ठीक है, पत्ता गोभी है। तो पत्ता गोभी कौन से फैमिली की है, वेरी गुड। मस्टर्ड कौन सी फैमिली की है, वो भी उसी की है, ठीक है। तो क्या सरसों का मोयला इस पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अगर इस पर आया तो इससे नुकसान पहुंचाएगा। हमने बीच में क्या लगाया, गेंदे की फसल, तो क्या होगा, वो इंसेक्ट इस पर आने से पहले गेंदे की फसल को नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। और ये हमारे क्या करेगा, इस फसल को बचा लेगा। निमेटोड बेटा ये दूर करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। अपन निमेटोड के लिए इसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते, है ना। एक तरह से ये उसको भगाता है, निमेटोड्स जो है उनको भगा देता है, ये अट्रैक्ट नहीं करता। अपन किसकी बात करें बेटा, जो क्या करता है, आकर्षित करता है, वो अट्रैक्ट करता है कि तुम मुझे जो है नुकसान पहुंचा लो लेकिन इसे नहीं पहुंचाना, ठीक है, ये चीज है। दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है बेटा, ये क्या है, बैंगन है, उसके पास में भी हमने क्या लगा रखा है, गेंदे के फूल है, ठीक है। तो गेंदे का जो फूल है इस पर हमारा जो इंसेक्ट है कौन सा बेटा, हेलिकोवर्पा। कौन सा, हेलिकोवर्पा, ये इंसेक्ट रहता है, ठीक है। आपने कई बार नोटिस नहीं करा हो तो करके देखना कभी, गेंदे के फूल जो है उस पर लट रहती है बिल्कुल छोटी सी हरे रंग की, वो क्या है, हमारा हेलिकोवर्पा है ज़्यादातर, ठीक है। और बैंगन के अंदर फल छेदक है, ठीक है। तो इस तरह से ये हेलिकोवर्पा से बचाव कर लेता है। यहाँ पर गोभी की हम बात करें तो यहाँ पर ये किसका बचाव कर लेता है, मोयला का या एफिड का बचाव कर लेगा। कैसे कर रहा है बेटा, कि ये उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है और हमारी मुख्य फसल को बचा रहा है। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या तैयार किया, एक तरह से फंदा तैयार करा। हम गेंदे की फसल जो है उसको बड़ी अच्छी दिखाकर उसको बेवकूफ़ बना देते हैं और वो मुख्य फसल को छोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको एंटो में भी बताया था बेटा, इसको अच्छे से याद रखना। कौन सा है, टोमेटो के चारों ओर किसकी फसल, मेरीगोल्ड की, चारों ओर भी लगा सकते हो। और किस तरह से रेशो अगर अपन देखें तो बेटा कितना है, 1:14, ठीक है। 1:14 के रेशो में हम क्या लगाते हैं, टोमेटो और जो गेंदे की फसल है वो लगाते हैं, ठीक है। ये रेशो अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, कितना लगाते हैं, 1:14 के रेशो में लगाते हैं। किसको, मेरीगोल्ड और टोमेटो को। मतलब आपके 14 कतारें जो है वो टमाटर की है और उसके बाद 1 कतार है वो किसकी है, मेरीगोल्ड की है। आपने कभी ऐसा किया है, देखा है? इस बार करके देखना, ठीक है। कपास में भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कपास जो है उसमें भी हेलिकोवर्पा लग रहा है ना, उसमें भी फल जो है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा ये नुकसान हुआ है, इस बार कपास के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो बॉलवर्म की वजह से हुआ है। तो एक बार उसको ट्राई करके देखना, अगर कोई इफेक्ट होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो गेंदे के फूल तोड़कर मार्केट में दे देना, ठीक है, कहीं तो फायदा होगा। चलो दूसरा हमारे पास क्या बेटा, ओकरा और कॉटन, भिंडी और कपास, ठीक है। भिंडी के खेत के चारों ओर कपास की फसल लगा सकते हैं क्या? कपास के चारों ओर भिंडी की फसल लगा सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लो इसको, चलो लिख लिया बेटा। क्या नहीं लिखा गया, लिख लिया। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, कौन सी है, ऑगमेंट क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स है, ऑगमेंट क्रॉप्स, या फिर इसको हम कहते हैं सहायक फसलें। कौन सी फसलें बेटा, सहायक फसलें कहा जाता है। सहायक का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, सहायता करने वाला। किसके लिए सहायता करने वाला, हाँ, उपज को बढ़ाने के लिए। फसलों में तो उपज ही बढ़ेगी ना। सहायता भी 2 प्रकार से होती है। हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं तो आपकी सहायता 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो तुम पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहो, तुम्हारी मदद करें, ठीक है, या फिर तुम कुएं में कूदना चाहो तो तुम्हारी मदद करें। दोनों तरीके हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से मदद करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, फसलों की उपज को बढ़ाना है। तो हम कहेंगे कि ऐसी फसल जो क्या करती बेटा, मुख्य फसल की उपज को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है, मुख्य फसल की उपज बढ़ाती है, उसे हम क्या कहेंगे, सहायक फसल कहेंगे। इसका एक ही एग्जाम्पल है, सिंपल सा है। इसके तरह ही अलग अलग हो सकते हैं एग्जाम्पल, पर ये अपन को अच्छे से याद रखना है। कौन सा बेटा, बरसीम और मस्टर्ड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बरसीम प्लस सरसों। चलो अब कौन किसकी उपज बढ़ाएगा बताना जरा, सरसों बढ़ाएगा किसकी उपज, कैसे बढ़ाएगा, चारे, ठीक है। कैसे होगा बेटा, कि आपने एक खेत है उसके अंदर बरसीम लगा रखी है, ठीक है। बरसीम का उपयोग क्या है, चारे के लिए, ठीक है। क्या सरसों की खली जो है उसको गाय खाती है क्या, भैंस खाती है, नहीं खाती, सरसों की खली खाती है, ठीक है, खाती। तो वो खाद्य खलियों में आता है। पढ़ा है क्या तुमने मैन्योर, खाद्य खलियां पढ़ी थी, इसीलिए पूछ रहा हूं मैं कि उसको गाय भैंस खाती है नहीं खाती, खाती है, इसीलिए खाद्य खलियों में लिखा था उसको हमने। नहीं हो तो पेज पलट के देखो, खाद्य खलियों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो खाद्य खलियों में आती है बेटा। अब गाय भैंस भी उसको खा रही है। तो हमने क्या करा, जब बरसीम लगाई थी उस समय पर हमने इसके बीच में सरसों के जो बीज है वो भी हमने इसके अंदर लगा दी, ठीक है। निश्चित कतारों में चाहो कतारों में लगा दो, या फिर अगर ऐसे ही ब्रॉडकास्ट कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपने ब्रॉडकास्ट से लगा दिया। अब बताओ, जब ये बरसीम की कटाई होगी ना, उस समय पर साथ में सरसों भी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो इसकी वजह से जो चारे की उपज है वो बढ़ेगी कम हो जाएगी, चारे की उपज तो बढ़ गई ना। हम कह रहे हैं कि बरसीम की उपज नहीं बढ़ी, ठीक है। किसकी उपज बढ़ी, चारे की उपज बढ़ी। तो हम कहेंगे कि ये किसकी उपज बढ़ाता है बेटा, चारे की उपज जो हमें मिल रही है वो क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। कौन बढ़ाता है, सरसों। इसको हम क्या कहेंगे, ऑगमेंट क्रॉप्स या फिर सहायक फसलें। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर अब नहीं। चलिए अगली हम बात करें बेटा, कौन सी है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। कौन सी है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, स्ट्राइप का मतलब क्या होता है, कतार।
पट्टी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सेम चीज है। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं पट्टी नुमा खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है वो सुन लो। 2 फसलें दिख रही है, वही पहले वाली जो थी वही है, ठीक है। एक तो है हमारी मक्का, दूसरी जो है उस पर वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं क्या कौन सी है, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। बट हम यहाँ पर देखें बेटा, तो यहाँ पर देखो जैसे मेज लगी हुई है ना, तो ये पूरी एक तरह से उसकी क्या है, पट्टी लगी हुई है, ठीक है। दूसरा बीच में ये जो फसल है इसकी भी एक तरह से पूरी की पूरी जो है वो पट्टी के रूप में लगी है, ठीक है। करने को हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी इस तरह से, एक कतार गोभी लगा दी, एक कतार मेरीगोल्ड लगा दिया, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने वैसा नहीं किया। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कतार की जगह यहाँ पर 4-5 कतारें मक्का की लगाई, फिर वापस जैसे 5 या 10 कतारें दूसरी फसल की लगाती, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक पूरी पट्टी जो है वो बन गई है। इसको हम क्या कहते हैं, पट्टी नुमा खेती कहते हैं, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो इम्पोर्टेंट है, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम तो तुम खुद ही बता दो, पट्टी नुमा खेती, समझ में आ जाएगा, फसलों को पट्टी के रूप में लगाना। लेकिन यहाँ खास बात क्या है बेटा कि हमको यहाँ पर एक तो मृदा क्षरण रोकने वाली, कौन सी बेटा, मृदा क्षरण रोकने वाली व मृदा क्षरण बढ़ाने वाली फसलों को पट्टी के रूप में लगाना। किसके रूप में लगाना बेटा, या हम कह सके पट्टियों के रूप में लगाना। ये डेफिनेशन इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अगर हम सिंपल कहें फसलों को पट्टी के रूप में लगाना तो वो सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। हम कौन सी फसलें उपयोग कर रहे हैं, ऐसी फसलें जो मृदा क्षरण को क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, और दूसरी फसलें जो क्या कर रही है, मृदा क्षरण को बढ़ा रही हैं। ये दोनों फसलें एक साथ लगानी है, ठीक है। मृदा क्षरण को रोकने वाली फसलें क्या कहलाएगी बताना जरा। वेरी गुड, क्या कहलाएगी, आच्छादित फसलें या कवर क्रॉप्स। अभी हमने बात करी थी ना, करी नहीं करी, बात करी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मृदा क्षरण को रोकने वाली फसल है उसको हमने क्या कहा, आच्छादित फसल, ठीक है, या कवर क्रॉप्स कहा, ठीक है। और अगर हम बात करें क्षरण बढ़ाने वाली, ठीक है, तो मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली क्रॉप्स कौन सी बेटा, अधिक दूरी वाली फसलें। कौन सी फसलें, अधिक दूरी वाली फसलें, ठीक है। अधिक दूरी वाली फसलें बताना जरा कौन कौन सी है, ठीक है। मक्का है, कितना है, लगभग 60 सेंटीमीटर, और बाजरा बिल्कुल सही है, वो भी दूर लगाते हैं, लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर। इसके अलावा ज्वार उसके अंदर भी है, ठीक है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ऐसी फसलें जिनकी वृद्धि जो है वो कैसी है, सीधी है। कैसी है, सीधी है, जो फैलकर नहीं बढ़ रही है। क्या वो मृदा क्षरण को रोक पाएगी, क्या नहीं रोक पाएगी, ठीक है। और जिनके बीच में दूरी अधिक है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, आपके ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सारी फसलें जो ऊपर बढ़ती हैं और जिनकी दूरी ज़्यादा रहती है वो मृदा क्षरण को नहीं रोक पाएगी। तो हम यहाँ पर इनको एक साथ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बेटा, वो ध्यान रखना है, इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य क्या है हमारे पास, मृदा संरक्षण। क्या कर रहे हैं हम इसकी वजह से, मृदा संरक्षण कर रहे हैं। पानी जो है मान लिया इधर से बहकर आ रहा है, ठीक है, एक बार तो ये इरोजन होने देगा, लेकिन ये फसल इरोजन को रोक लेगी। रोकेगी या नहीं, रोकेगी, ठीक है। पानी तेज गति से आ रहा है तो ये तेज होने देगी पानी की गति को, लेकिन ये उसको स्लो कर देगी, तो ये आगे इरोजन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई बात। ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है इसको सबसे ज़्यादा ढलानों पर उपयोग किया जाता है। कंटूर फार्मिंग पता है तुम्हें, ठीक है, क्या होती है कंटूर फार्मिंग,
सीढ़ी नुमा खेती अलग है, कंटूर फार्मिंग अलग है। ठीक है, ठीक है। ढलान की विपरीत दिशा में खेती करना, ये लाइन याद रख लेना, लिखना चाहो ऊपर लिख लो कॉपी के। कंटूर फार्मिंग का मतलब क्या है? ढलान की विपरीत दिशा में खेती करना। ढलान की विपरीत दिशा का ये मतलब नहीं है कि ऊपर की ओर खेती कर रहे हो, ठीक है, उसका मतलब है कि आड़ी दिशा में खेती करना है। ठीक है, ढलान इधर है, उसकी विपरीत दिशा ये मानी जाएगी। तो ढलान की विपरीत दिशा में खेती करना क्या कहलाएगा? कंटूर फार्मिंग। इंग्लिश वाले लिख लो, फार्मिंग अक्रॉस द स्लोप, फार्मिंग अक्रॉस द स्लोप ऑफ सॉइल या लैंड, ठीक है, इज कॉल्ड कंटूर फार्मिंग। चलो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं सीढ़ी नुमा खेती, उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। हाँ, टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, वो सीढ़ी नुमा खेती वो अलग है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पहाड़ हैं जिनकी स्लोप जो है, ढलान है, वो कितनी है बेटा? 16 से 33% है। कितनी है? इतनी ज़्यादा ढलान है, उसको हम क्या करते हैं, सीढ़ियों के रूप में काटते हैं और उसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है, उसको हम सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं, वो अलग है। और कंटूर फार्मिंग का मतलब हम कोई पहाड़ को काटते नहीं है, बस जो ढलान है उसके आड़ी दिशा में खेती कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। चलो अगली हम बात करें बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है वो कौन सी है? रिले क्रॉपिंग। कौन सी क्रॉपिंग है? रिले क्रॉप या रिले फसलें। चलो, रिले क्रॉप्स जो है ना बेटा, ये जो हमारा शब्द है, कौन सा? रिले। ये शब्द कहाँ से लिया हुआ बेटा? रिले रेस से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? रिले रेस। दौड़े हो तुम कभी? चार जो भी आपके साथी हैं, दो साथी जो भी हैं, वो क्या करते हैं, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता है, फिर वो कहता है कि मैं थक गया अब तू दौड़। ठीक है, ऐसा होता है, यही होता है रिले रेस। ठीक है, एक पूरा चक्कर है तो उसके अंदर क्या करेगा, एक आदमी यहाँ से यहाँ तक दौड़ेगा, ठीक है, फिर ये इसको यहाँ से यहाँ तक दौड़ने के लिए कहेगा और लास्ट वाला वापस यहाँ तक आएगा, वो रिले रेस है। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई रुकता है क्या? नहीं। ठीक है, जब तक ये पर्सन यहाँ से आगे दौड़ना चालू नहीं करेगा, ये पर्सन जो है वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। ठीक है, ये दौड़ते दौड़ते ही वो इनके हाथ में स्टिक होती है, वो देता है कि ठीक है अब तू दौड़ जल्दी से, वो रुकते नहीं है। बस यही जो हमारा सिद्धांत है, हमारा जो फॉर्मूला है, उसको हमने यूज किस में कर लिया बेटा? क्रॉप्स के अंदर यूज कर लिया। ठीक है, क्या कहा हमने कि एक फसल कटी नहीं, उससे पहले हमने क्या करा, दूसरी फसल लगा दी है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि गांव बचा नहीं और लुटेरे आ गए। अच्छा, तो वही चीज है कि एक फसल कटी नहीं और दूसरी फसल हमने बुआई कर दी। अब कैसे कर दी वो समझ लो, यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा ये चीज। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है, ये जो हमारा क्रॉप है ये हमने मान लिया राइस है या फिर व्हीट है, कोई भी है, ये ब्राउन पड़ चुकी है, मतलब ये हार्वेस्टिंग पर आ चुकी है। ठीक है, हार्वेस्टिंग पर आ गई, हमने इसके बीच में जो जगह छोड़ रखी थी या जो जगह छूटी हुई थी उसमें हमने दूसरी नई क्रॉप जो है वो हमने लगा दी है। किया नहीं किया? किया ना। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा जो है वो बताओ। वेरी गुड, पहला समय की बचत, दूसरा न्यूट्रिएंट्स की बचत कैसे हुई? हाँ, खेत खाली नहीं रहेगा, वो समय की बचत ही तो है। ठीक है, उपज कैसे बढ़ेगी? उपज तो इसी से मिलेगी, इससे तो मिलेगी नहीं उस टाइम। वेरी गुड, हम क्या कर सकते हैं, एक साल में 3 से ज्यादा फसलें ले सकते हैं, क्योंकि हम खरीफ, रबी और जायद की बात करते हैं, 3 फसलें। ये अगर हमने यूज करा तो हम इसके अलावा भी बीच में जो टाइम बच गया उसको भी यूज कर सकते हैं, तो साल में 3 से ज्यादा फसलें लगा सकते हैं। एक लास्ट इसका जो सबसे बड़ा यूज किया जाता है, जो मेन मोटिव है इसका, वो क्या है बेटा? जल की बचत करना। क्या करना? जल की बचत। अभी फ्लावरिंग हुई है, अभी सीड बने हैं,
मॉइस्चर तो रहेगा ना सॉइल में। तो हमने क्या करा कि जब ये हार्वेस्ट हुआ उससे पहले ही हमने उसकी बुआई कर दी, ठीक है। तो इसने मॉइस्चर यूज करा नहीं करा, क्या इसको अलग से कोई इरिगेशन देने की जरूरत पड़ी? क्या नहीं पड़ी। तो ये क्या करता है, वाटर का कंजर्वेशन या पानी की बचत जो है वो करने में भी मदद करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं रिले फसल का मतलब या रिले क्रॉप्स जो है उसका मतलब क्या हुआ, एक फसल की परिपक्व अवस्था में, कौन सी अवस्था में बेटा, परिपक्व अवस्था में, या हम कह सकते हैं कटाई पूर्व। क्या कह सकते हैं बेटा, कटाई पूर्व, ठीक है। मतलब हमारी फसल है वो हार्वेस्टिंग स्टेज पर आने वाली है लेकिन अभी तक कटाई नहीं की गई है। कटाई से पूर्व उसके मध्य दूसरी फसल लगाना। क्या कर रहे हैं हम बेटा, दूसरी फसल की बुआई कह सकते हैं, लगाना तो क्या होगा, ठीक है। तो उसकी बुआई हमने यहां पर कर दी, ठीक है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं एक साल में या एक वर्ष में कितनी फसलें ली जा सकती है बेटा, 4 फसलें ली जा सकती हैं। खरीफ, रबी और जायद के अलावा बीच में जो समय बच गया उसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स जो है वो अभी तक जो है वो बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपसे भी पूछे हुए हैं, ICAR पूछता है, ठीक है। क्योंकि ये उस सिस्टम पर डिपेंड है जो भारत में सबसे ज़्यादा चलता है। भारत का प्रमुख जो हमारा फसल चक्र है, क्रॉप रोटेशन है या फसल पद्धति है, वो कौन सी है। चलो, एक ऑप्शन है आपके पास बाजरा और चना, दूसरा ऑप्शन है गेहूं और धान, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इसके अंदर एक तरह सरसों और धान, या चौथा है आपके पास धान और गेहूं। कौन सा है? चलो, पहला ऑप्शन था आपके पास बाजरा और चना, दूसरा ऑप्शन है गेहूं और धान, तीसरा ऑप्शन है सरसों और धान, और चौथा ऑप्शन है धान और गेहूं। ठीक है, कितने लोग कहते हैं धान और गेहूं सही है भारत का? कितने लोग कहते हैं कि धान और गेहूं सही है? ठीक है, कितने लोग कहते हैं गेहूं और धान सही है? कितने लोग कहते हैं सरसों और चना सही, ओ सॉरी सरसों और धान सही है? ये भी नहीं। और कितने कहते हैं बाजरा और चना सही है? वो भी कोई नहीं कहता। ठीक है, आंसर क्या है बेटा इसका? धान और गेहूं। राइस व्हीट सिस्टम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रॉपिंग रोटेशन है, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्रॉपिंग हमारा जो स्कीम है, हमारे लिए जो सिस्टम है क्रॉपिंग सिस्टम, वो कौन सा है? राइस व्हीट है। ICAR ने ये क्वेश्चन दिया था और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऑप्शन में दे दिया राइस और व्हीट, दूसरे ऑप्शन में दे दिया व्हीट और राइस, ठीक है। तो हम क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं, तो हमारे लिए गेहूं सर्वोपरि होगा, तो हम गेहूं और धान करके आ गए, ठीक है। जबकि आपका क्रॉपिंग सिस्टम, आपका मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग सब स्टार्ट कहाँ से होता है? खरीफ से होता है। कहाँ से होता है? इसका लॉजिक ये है, आपको पहले खरीफ की फसल लिखनी है फिर रबी की लिखनी है, ठीक है। तो खरीफ में क्या बोलते हैं? गेहूं या धान? धान। और फिर रबी में गेहूं, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर क्या गया? धान और गेहूं। एग्जाम्पल देख ले बेटा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक तो हमारे पास कौन सा है इसके अंदर? ग्राम इन पैडी, या इसको रहने दो बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसको नहीं लिखे। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है इसको इंपॉर्टेंट लिखे। क्या कर रहे हैं हम? लिन सीड लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? लिन सीड, जिसको हम क्या कहते हैं? अलसी प्लस धान, ठीक है। जब धान मैच्योरिटी स्टेज पर आ गया तो उसमें हम क्या करते हैं? अलसी की बुआई कर देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है बेटा वो क्या है? लेंटिल इन पैडी। लेंटिल क्या होता है बेटा? मसूर। क्या होता है? ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। धान की फसल की कटाई से पूर्व हम क्या करते हैं? जो भी इस तरह से
पूरी हमारी कतारें हैं, उनके बीच में हम क्या करते हैं, इस तरह से मसूर की जो फसल है उसको लगा दिया जाता है, ठीक है। और कटाई कब होती है उसकी, लगभग 10 से 12 दिन बाद। जब हमारी डब स्टेज आ गई उस टाइम पर हम बुआई कर देते हैं, और जिस टाइम पर उसके जो पौधे हैं वो ज़मीन से बाहर निकले ही हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, उस टाइम पर चावल की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी तरह से इसके जो डंठल हैं वो खेत में ही छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर का भी काम करता है, और उसके साथ साथ जो है वो हमारी जो नई क्रॉप है। हाँ बेटा, नहीं टिलेज कैसे होगा, आपने जब क्रॉप ही लगा दी उसके बाद टिलेज कैसे करोगे। इसीलिए तो हमने कहा कि इस तरह से कतारों के बीच में उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। हमने जैसे ये पट्टी पूरी बनाई ना, इसके बीच में जगह जो है वो हम छोड़कर करते हैं, ठीक है, कि जब इसके अंदर मैच्योरिटी स्टेज आ जाएगी उस टाइम पर हम इसमें बीच में बुआई कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन आजकल के छोटे जो हमारे सीड्रिल्स हैं वो भी आ चुके हैं, जिसके अंदर छोटा सा ड्रम है और मीटरिंग डिवाइस है, तो आप उससे भी बुआई कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अपने पास है। ज़्यादातर ये देखा जाता था पहले के टाइम पे, अभी जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी 2-3 साल पहले तक, कि एक जो है वो कुदाली से लाइन बनाते थे और उसके अंदर बुआई कर देते। बट अब सीड्रिल्स आ चुके हैं छोटे, तो हम आराम से जो है उनसे बुआई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको याद क्या रखना है बेटा, पैरा और यूटेरा, ठीक है। एक हमारे पास कौन सी बेटा, पैरा, और एक कौन सी है, लुटेरा नहीं है, यूटेरा है। क्या है, यूटेरा, ठीक है। एक तो है पैरा फसल पद्धति और एक हमारे पास है यूटेरा फसल पद्धति, ठीक है। याद इतना सा रखना है कि ये फसल पद्धति कौन सी फसलों से संबंधित है, ठीक है। एक तो धान और दूसरी कौन सी है बेटा, मसूर है। कौन सी है, मसूर, ठीक है। लेंटिल और राइस से जुड़ी हुई ये हमारी क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जब धान मैच्योरिटी स्टेज पे आया तो मसूर लगा देंगे। बट ये जो हमने दो अलग अलग नाम दिए, क्यों दिए बेटा, क्योंकि पैरा फसल पद्धति जो है ये नाम कहां पर दिया गया है, BV में दिया गया है। BW भी कर दो इसको, BBW कर दो, ठीक है। एक तो है बिहार और एक क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन दोनों के अंदर किया जाता है। और बाकी बचा हुआ यूटेरा कहाँ है बेटा, MP में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ठीक है। ओके, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर तो क्या है, पैरा, और MP के अंदर कौन सी है, यूटेरा, ठीक है। ये हमारे लिए याद रखने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया है कि धान में मसूर की खेती जो की जाती है, रिले फसल लगाई जाती है, उसको पैरा कौन से राज्यों में कहा जाता है। आंसर क्या गया था, बिहार आंसर गया था उसका, ठीक है। तो ये हमको इसीलिए अच्छे से याद रखना है। चलो बाकी कल बात करें।